दोस्तों नमस्कार, मैं हूं राजकुमार सिंह। आज बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी को एक के बाद एक लग रहे झटकों की। उपचुनाव पहले भी चौंकाने वाले परिणाम देते रहे हैं, पर बांकीपुर और दतिया ने बीजेपी को ऐसे समय झटका दिया है जब वह जेएनजी आंदोलन से डगमगाए आत्मविश्वास को संभालने की चुनौती से रूबरू है। बेशक बीजेपी ऐसे चुनावी झटके अतीत में भी झेलती रही है। पुष्कर सिंह धामी तो मुख्यमंत्री रहते हुए चुनाव हारने के बावजूद उन्हें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बनाए गए। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा खाली की गई गोरखपुर लोकसभा सीट से भी पहले प्रयास में बीजेपी उम्मीदवार हार ही गए थे। रवनीश सिंह बिट्टू भी लोकसभा चुनाव हार जाने के बावजूद केंद्र में मंत्री बना ही दिए गए थे। राजस्थान में 2024 में सुरेंद्र पाल सिंह तो मंत्री बना दिए जाने के बावजूद पेंडिंग विधानसभा चुनाव हार गए थे। लेकिन बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की परंपरागत सीट एक नए राजनीतिक खिलाड़ी से हार जाना बहुत बड़ा झटका है, वह भी उस बिहार में जहां पहली बार अपना मुख्यमंत्री बनाने के जश्न की खुमारी से बीजेपी अभी तक उबर भी नहीं पाई थी। वैसे नामांकन के बाद उम्मीदवार बदले जाने से भी पिछले साल विधानसभा चुनाव में खाता तक न खोल पाने वाली जन स्वराज पार्टी के मुखिया प्रशांत किशोर के उपचुनाव में उतरने से बीजेपी की असहजता का ही संकेत गया था। मुख्य विपक्षी दल आरजेडी के तीसरे स्थान पर खिसक जाने को बिहार की राजनीति में नई करवट का संकेत मानना शायद जल्दबाजी हो, पर यह उसके लिए खतरे की घंटी तो है ही। झटका दतिया में भी हार का कम नहीं आंका जा सकता। बेशक वहां से पिछली बार भी कांग्रेस ही जीती थी, जिसके विधायक को अयोग्य घोषित कर दिए जाने के बाद उपचुनाव की नौबत आई। लेकिन वह मध्य प्रदेश बीजेपी के दिग्गजों में शुमार नरोत्तम मिश्रा की सीट है। इस बार जिस तरह उन्हें नजरअंदाज कर आशुतोष तिवारी को टिकट दिया गया, जिसके विरोध में कुछ दिन समर्थकों ने बवाल भी किया, उससे यह उपचुनाव बीजेपी और मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गया था। जाहिर है बीजेपी पार्टी और सरकार दोनों ही अपनी प्रतिष्ठा नहीं बचा पाई, लेकिन चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी ने जोरदार उपस्थिति दर्ज कराकर सबको चौंका दिया। क्या चंद्रशेखर दलित राजनीति में मायावती की जगह लेने की ओर बढ़ रहे हैं? इस सवाल पर बहस का समय आ गया लगता है। 3 उपचुनावों में से गुजरात की मांजलपुर सीट ही बीजेपी के लिए सांत्वना पुरस्कार की तरह रही, पर वहां भी जीत का अंतर घट गया। बीजेपी का राजनीतिक चरित्र सांत्वना पुरस्कार से संतुष्ट हो जाने वाले है नहीं, पर इस सच से मुंह नहीं चुराया जा सकता कि सप्ताह भर में ही बीजेपी को दूसरा जोरदार झटका लगा। एनडीए सरकार में मंत्रियों के इस्तीफे नहीं होने संबंधी राजनाथ सिंह के पुराने चर्चित बयान को नजरअंदाज कर दें तो भी नरेंद्र मोदी सरकार की छवि ही कुछ ऐसी बन गई कि उससे झुकने की उम्मीद बेमानी रही। बेशक फिर भी उसे झुकना पड़ता रहा। कभी साल से भी ज्यादा लंबे चले किसान आंदोलन के चलते 3 कृषि कानून वापस लेकर, तो कभी शीर्ष नौकरशाही में लेटरल एंट्री डालकर। इसी साल अप्रैल में मोदी सरकार का परिसीमन विधेयक भी 54 वोटों के अंतर से संसद में गिर गया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की तरह 12 साल में विधेयक गढ़ने का भी यह पहला ही मौका था। बेशक लोकतंत्र की ताकत लचीलापन है, पर नीट यूजी पेपर लीक के विरुद्ध ऑनलाइन नवगठित कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी के बैनर तले जंतर मंतर पर छात्र प्रदर्शन के 3 सप्ताह बाद धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से बने नैरेटिव ने शायद मोदी सरकार का आत्मविश्वास ही डगमगा दिया है। नतीजतन प्रधान के इस्तीफे के बाद अब विपक्ष के निशाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह आ गए हैं। मोदी सरकार पर जो दबाव
विपक्ष मिलकर भी 12 साल में नहीं बना पाया, वह सीजेपी ने चंद दिनों में बना दिया। तो यही नैरेटिव बनना भी था। स्वाभाविक ही यह उस विपक्ष के लिए बिना टिकट खरीदे ही लॉटरी खुल जाने जैसा है, जो संसद के बजट सत्र में परिसीमन विधेयक पर सरकार को हराने के बावजूद विधानसभा चुनावों में तो पस्त हो ही गया, अपने दल बचाने के भी लाले पड़ गए। पश्चिम बंगाल में प्रत्याशित जीत के बाद पहले तृणमूल कांग्रेस और फिर उद्धव ठाकरे की शिवसेना तोड़कर एनडीए ने विपक्ष का मनोबल ही ध्वस्त कर दिया। माना जा रहा था कि परिसीमा समेत कुछ संविधान संशोधन विधेयक पारित करवाने के लिए मोदी सरकार ने 2/3 बहुमत का जुगाड़ भी कर लिया है। लेकिन मानसून सत्र के पहले ही दिन सीजेपी के संसद मार्च में हुई हिंसा और अत्यधिक पुलिस बल प्रयोग ने उसे रक्षात्मक मुद्रा में ला दिया। लगातार इंस्टाग्राम पर वीडियो पोस्ट कर प्रधानमंत्री ने जैन जी से संवाद के जरिए उस डैमेज को कंट्रोल करने की कोशिश भी की, पर उनकी पार्टी में वैसी कवायद नजर नहीं आई। परिणाम तो समय ही बताएगा, लेकिन ऐसे डैमेज को कंट्रोल कर पाना आसान होता नहीं। इसी बीच 3 उपचुनाव में से 2 हार जाना, वह भी अपने शासित राज्यों में, बीजेपी को बुरी तरह हिला गया है। बेशक चुनावी हार जीत का पोस्टमार्टम इतना आसान नहीं होता कि तुरंत उसके कारण समीकरण बता दिए जाए, लेकिन कुछ बातें तो नजरअंदाज नहीं की जा सकती। मसलन परिवर्तन की कवायद में पुराने नेताओं और परंपरागत सामाजिक समीकरणों को नजरअंदाज किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में मामा के संबोधन से लोकप्रिय शिवराज सिंह चौहान को चुनाव जिताने के बावजूद फिर मुख्यमंत्री बनाने की बजाय केंद्र में मंत्री बना दिया गया। तो बिहार में सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाया गया, जो न तो मूलतः भाजपाई हैं और न ही उसके परंपरागत सामाजिक समीकरण का प्रतिनिधित्व करते हैं। राजस्थान में भी अनुभवी वसुंधरा राजे को नजरअंदाज कर पहली बार विधायक बने भजनलाल शर्मा को मुख्यमंत्री बना दिया गया। छत्तीसगढ़ में भी रमन सिंह विधानसभा अध्यक्ष बनकर संतोष करना पड़ा रमन सिंह को, और मुख्यमंत्री पद पर विष्णुदेव साय की ताजपोशी हो गई। राजनीति में पीढ़ीगत परिवर्तन जरूरी है, पर वह सौहार्द और समन्वय के साथ किया जाना चाहिए। बेशक उपचुनाव में कई बार स्थानीय कारक निर्णायक बन जाते हैं, पर प्रतिकूल परिणाम आने पर उन नेताओं पर भी सवालिया निशान लगेगा ही, जो जीत का श्रेय लेने को लालायित रहते हैं। फिर सीजेपी आंदोलन प्रधान के इस्तीफे के तुरंत बाद हुए उपचुनाव में छात्र एवं युवाओं की नाराजगी के प्रभाव से भी कौन इनकार कर सकता है। बेशक उपचुनावों में ऐसी अप्रत्याशित हार के मूल में एक बड़ा कारण यूजीसी विवाद भी हो सकता है, जिसके चलते बीजेपी का परंपरागत समर्थक वर्ग भी उससे खफा है। जाहिर है इस चुनाव परिणाम के कई कारण हो सकते हैं, इसीलिए झटका होते हुए भी यह उपचुनाव परिणाम बीजेपी के लिए समय रहते संभलने की सामयिक चेतावनी साबित हो सकते हैं, बशर्ते वह आत्मविश्लेषण करे। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। आपकी राय का भी कमेंट बॉक्स में रहेगा इंतजार। धन्यवाद। अभी के लिए इतना ही, जल्द फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ।